नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एबीपी गंगा देख रहे हैं, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। और आज सूबे के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। 51 साल के हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का यहां पर संदेश देंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले हैं सीएम। पर्यावरण संरक्षण को लेकर शपथ भी दिलाएंगे सीएम योगी। आपको बता दें, 762 निकायों, 58,000 ग्राम पंचायतों में एक साथ शपथ दिलाने वाले हैं। ऑनलाइन इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। 25 स्ट्रीट वेंडर्स को स्मार्ट कार्ड भी बांटे जाएंगे। सीएम योगी के जन्म दिवस पर अलग अलग जिलों में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। भाजपा और हिंदू युवा वाहिनी ने ये कार्यक्रम आयोजित किए। तो 51 साल के सूबे के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ और इस पूरे दिन आज पर्यावरण को समर्पित किया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर तमाम तरीके के कार्यक्रम आज होने वाले हैं। पर्यावरण संरक्षण को लेकर यहां पर शपथ दिलाएंगे। पौधारोपण पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देंगे सीएम। विश्व पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। पर्यावरण संरक्षण को लेकर शपथ भी दिलाने वाले हैं सीएम योगी। 662 निकायों और साथ ही 58,000 ग्राम पंचायतों में एक साथ शपथ दिलाई जाएगी। तो बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम होने वाला है। ऑनलाइन ये कार्यक्रम का आयोजन होगा। 25 स्ट्रीट वेंडर्स को स्मार्ट कार्ड भी बांटे जाएंगे। सीएम योगी के जन्मदिन पर अलग अलग जिलों में तमाम तरह के कार्यक्रम होने वाले हैं। भाजपा और हिंदू युवा वाहिनी ने ये सभी कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो सीएम योगी का जन्म दिवस आज 51 साल के सीएम योगी आदित्यनाथ हुए हैं और ऐसे में हर जिले में तमाम तरह के कार्यक्रम और पर्यावरण को समर्पित किए जाते हैं। वाराणसी में सीएम के जन्म दिवस पर बुलडोजर के साथ गंगा आरती की गई। काशी के 80 घाट पर गंगा आरती का आयोजन हुआ और इस दौरान सीएम योगी के दीर्घायु होने की कामना की गई। सीएम योगी के प्रशंसकों ने बुलडोजर पर सीएम योगी का कटआउट भी लगाया था, जिसे गंगा आरती में शामिल किया गया। देखिए तस्वीरें। सीएम योगी के दीर्घायु होने की कामना यहां पर की गई। और वहीं गाजियाबाद में आज भाजपा के टिफिन पर चर्चा होने वाली है। भूपेंद्र सिंह चौधरी टिफिन पर यहां पर कार्यक्रम शामिल होने वाले हैं। सांसद विधायकों के साथ टिफिन पर चर्चा करेंगे और साथ ही केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह कार्यक्रम में शामिल होंगे। मेरठ में प्रदेश महामंत्री और एमएलसी सुभाष यदुवंश भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो टिफिन पर चर्चा का आगाज हो गया है भाजपा की तरफ से और ऐसे में आज गाजियाबाद में टिफिन पर चर्चा होने वाली है। सभी सांसद और विधायकों के साथ यहां पर टिफिन पर चर्चा होगी। सभी सांसद और विधायक अपने घर से टिफिन लेकर आएंगे और तमाम तरह के मुद्दों पर यहां पर मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। और उसी कड़ी में आज गाजियाबाद में टिफिन पर चर्चा होने वाली है, जो कि भूपेंद्र चौधरी करने वाले हैं। और अब बात चक्रवर्ती विजय के लिए भाजपा के टिफिन वाले प्लान की। दरअसल रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए भाजपा ने टिफिन पर चर्चा यानी कि भोजन संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की। रविवार को सीएम योगी ने गोरखपुर में कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पर चर्चा की। कार्यकर्ताओं को 2024 की तैयारियों में जुटने का यहां पर संदेश दिया गया। सीएम योगी ने इस दौरान परिवारवाद, जातिवाद के मुद्दे पर विरोधियों पर चुभने वाले तंज भी किए। भोजन संवाद से हैट्रिक विजय की तैयारी। 24 के चक्रव्यूह का टिफिन वाला ट्रेलर। 2024 के लिए भगवा ब्रिगेड की भूचाल तैयारी की ये सबसे नई तस्वीर है। 24 में जीत की पटकथा तैयार करने, कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने और उठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए भाजपा ने टिफिन पर चर्चा यानी भोजन पर संवाद का रास्ता चुना है, जिसकी शुरुआत गोरखपुर से खुद सीएम योगी ने की। इस दौरान सीएम योगी ने साफ संकेत दिए कि 2024 के महामुकाबले में भाजपा की रणनीति परिवारवाद और जातिवाद के मुद्दे पर विपक्ष को घेरने की होगी। भारतीय जनता पार्टी को अन्य परंपरागत राजनीतिक दलों को, जो परिवारवादी पार्टी है, जातिवादी मानसिकता के साथ कार्य करने वाली पार्टी है, उनसे अलग हट करके अपनी एक नई पहचान बनानी है। और पहचान ये बनानी है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्लब पार्टी नहीं, परिवारवादी पार्टी नहीं, जातिवादी पार्टी नहीं, किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित पार्टी नहीं। भारतीय जनता पार्टी आम जनमानस और कार्यकर्ताओं की पार्टी है और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पित पार्टी होने के नाते हर कार्यकर्ता अपने घर से टिफिन ला करके बैठक में इन मुद्दों पे चर्चा करता है और आगे के कार्यक्रमों के लिए फिर अपने आप को तैयार करता है। सीएम योगी का यह बयान सिर्फ भाजपा की 24 वाली रणनीति का हिस्सा भर नहीं, बल्कि पार्टी से किसी न किसी वजह से नाराज कार्यकर्ताओं को भी संदेश है
कि भाजपा में हर एक कार्यकर्ता का सम्मान है। दरअसल भाजपा जानती है कि जो नाराजगी निकाय चुनाव के वक्त दिखी थी वो अगर 2024 के चुनाव में भी दिखाई देगी तो इसका सीधा असर नतीजों पर होगा। ऐसे में भाजपा ने टिफिन पर चर्चा के जरिए कार्यकर्ताओं से संवाद करने की योजना पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। भाजपा ने पूरे देश में टिफिन पर चर्चा के लिए 4000 कार्यक्रम तय किए हैं। सभी विधायकों और सांसदों की जिम्मेदारी तय की गई है। विधायक और सांसद 200 से 250 कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पर चर्चा करेंगे। टिफिन पर चर्चा के दौरान कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के साथ ही कमजोर बूथ और रेड जोन में शामिल लोकसभा सीटों पर पार्टी की जड़ें मजबूत करने पर भी चर्चा की जा रही, जिस पर सपा का तंज भाजपा को चुभने वाला है। बीजेपी को अब उत्तर प्रदेश की जनता पानी तक को नहीं पूछ रही है, इसलिए बीजेपी को अब टिफिन घर से बांध के ले जाना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने जनता का टिफिन खा डाला पहले ही। उसको महंगाई बढ़ा के, बेरोजगारी बढ़ा के किसान की दुर्दशा कर दी, लोगों को रोजगार नहीं मिला है। तो आज जनता में त्राहिमाम है, ध्वस्त कानून व्यवस्था है और न विकास हुआ है, अस्पतालों में दवाई नहीं है, लोगों को, मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है, चौतरफा हाहाकार मचा है। तो ये टिफिन बैठक हमारे विचार परिवार के लिए कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बहुत ही पुराना और ये हमारा एक्सक्लूसिव कंसेप्ट है। तो ऐसे ही जो पुराने कार्यकर्ता, हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जिनकी उम्र हो गई है, उन सब लोगों को हम लोग एक जगह एकत्रित करते हैं और हम सब लोग परिवार की तरह वहाँ पर सब लोग अपने घर से टिफ़िन लेकर के आते हैं। तो किसी में कोई भोजन होता है, किसी में कोई भोजन है, तो इस बार मिलजुल करके कई प्रकार के भोजन और हम सब लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो भावनाओं का भी शेयरिंग है और भोजन का भी शेयरिंग है। अब सपा का तर्क कुछ भी हो, लेकिन भाजपा ने टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम के जरिए पूरी तरह से साफ कर दिया है कि उसकी योजना किसी भी स्तर पर विपक्ष के तमाम दलों से आगे रहने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। लखीमपुर खीरी में आज सपा का प्रशिक्षण शिविर है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव भी इसमें शिरकत करने वाले हैं। कार्यकर्ताओं को 2024 चुनाव के लिए जीत का मंत्र देंगे अखिलेश। बूथ प्रबंधन, बूथ सत्यापन, चुनावी तैयारियों की यहाँ पर टिप्स देने वाले हैं। सभी लोकसभा सीटों पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होगा। लखीमपुर खीरी से प्रशिक्षण शिविर की आज शुरुआत होने वाली है। तो कार्यकर्ताओं को 2024 चुनाव के लिए जीत का मंत्र यहाँ पर अखिलेश देते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम में शिवपाल यादव भी शिरकत करने वाले हैं। तो आज से सपा के प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत, लखीमपुर खीरी से प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत होने वाली है। 6 जून को भी लखीमपुर खीरी में प्रशिक्षण शिविर हुआ था। 9 जून को नैमिषारण्य सीतापुर में प्रशिक्षण शिविर हुआ था और ऐसे में 10 जून को भी नैमिषारण्य सीतापुर में प्रशिक्षण शिविर हुआ था। तो 6 जून को भी लखीमपुर खीरी में प्रशिक्षण शिविर हुआ था और ऐसे में उसी कड़ी में आज भी लखीमपुर खीरी में प्रशिक्षण शिविर होने वाला है। बूथ प्रबंधन, बूथ सत्यापन और तमाम तरह की चीजें इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने वाली हैं और इस पूरे शिविर की अध्यक्षता अखिलेश यादव करने वाले हैं। तो सपा का यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का यहां पर लक्ष्य है और ऐसे में सपा को मजबूत करने के लिए शहर शहर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बूथ कमेटियों द्वारा बनाकर मतदाताओं को जोड़ने की यहां पर योजना बनाई जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले हर जिले में प्रशिक्षण शिविर चलाए जा रहे हैं। जनता की समस्याओं को लेकर सड़क पर प्रदर्शन की रणनीति है। ऐसे में लोहियावादियों और अम्बेडकरवादियों का एक मंच पर लाने की यहां पर तैयारी है। मुस्लिम यादव समीकरण को मजबूत कर लोकसभा चुनाव में उतरना है। दलित और पिछड़ों के गठजोड़ को मजबूत कर जीतने पर फोकस दिया जा रहा है। सपा का हर बूथ के कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने का प्लान यहां पर जो है उसको लेकर यहां पर तमाम तरह की रणनीतियां बनाई जा रही है। और अखिलेश यादव तूफानी रफ्तार से राज्य के कोने कोने को नाप रहे हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने की तैयारी में है। लेकिन लखीमपुर में प्रशिक्षण शिविर के आयोजन से पहले जो तस्वीर दिखाई दी वो मुस्लिम मोर्चे पर सपा को झटका देने वाली है। प्रशिक्षण शिविर के आयोजन से पहले पार्टी की अंतरकला खुलकर सामने आ गए। लखीमपुर में सपा के नगर अध्यक्ष फैसल खान समेत कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अखिलेश आर्मी में कलह का लखीमपुर ट्रेलर। चौबीस विजय की राह में नाराजगी के कांटे।
मुस्लिम मोर्चे पर सपा को झटका। पांच जून को समाजवादी पार्टी लखीमपुर खीरी में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करने जा रही है। प्रशिक्षण शिविर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी शामिल होना है, लेकिन प्रशिक्षण शिविर के आयोजन से पहले ही जो खबर आई है वो समाजवाद के सिपाहियों की टेंशन बढ़ाने वाली है। प्रशिक्षण शिविर के आयोजन से पहले ही सपा में अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई। सपा को मुस्लिम मोर्चे पर बड़ा झटका लगा, क्योंकि लखीमपुर खीरी के नगर अध्यक्ष फैसल खान ने अपने पद और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया। सपा नेता रियाजुल्लाह खान ने भी अनदेखी का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी। सपा के 1 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी छोड़ दी। किसी भी कार्यक्रम में जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, जब धरना प्रदर्शन की जिम्मेदारी आती है तो हम लोगों से कहा जाता है 100 आदमी तुम लाओगे, 200 आदमी तुम लाओगे। पिछले 5 सालों में लगातार अगर विपक्ष से लड़ने का काम किया तो समाजवादी लोहिया वाहिनी ने लखीमपुर में किया। लेकिन आज जब कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है तो सारे मुसलमानों को दरकिनार कर दिया जाता है। किस कार्यक्रम से जोड़ रहे हैं? जो 6 तारीख को अखिलेश यादव 6 तारीख को जो कार्यक्रम हो रहा है वो अखिलेश जी का, हाँ, वो केवल प्राइवेट कार्यक्रम हो रहा है। उसमें पार्टी के लोगों को बुलाया कैसे जा रहा है और कौन लोग आ रहे हैं, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी का नौजवान कार्यकर्ता है, जो यूथ फ्रंटल के कार्यकर्ता है, वही आगे समाजवादी पार्टी का भविष्य है, उनको ही जगह नहीं देने का काम किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी कल से अपने प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत कर रही है। पहला प्रशिक्षण शिविर लखीमपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिवसीय इस शिविर में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के साथ ही लखीमपुर के तमाम पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और बूथ कमेटी के पदाधिकारी शामिल होंगे। बूथ कमेटी के पदाधिकारियों को बताया जाएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी चालों से कैसे निपटे। नगर अध्यक्ष फैसल खान समेत दूसरे नेताओं और कार्यकर्ताओं की पार्टी छोड़ने के पीछे बड़ी वजह शीर्ष नेताओं की अनदेखी को बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लखीमपुर के शिविर में कल और परसों लखीमपुर में रहेंगे और अगर कुछ कार्यकर्ताओं को उससे नाराज़गी है तो उन जो कार्यकर्ता नाराज़ हैं उन लोगों से भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात करेंगे। जिन लोगों ने कोई इस्तीफे की पेशकश करी है उन सब लोगों से बातचीत करके जो भी कारण होंगे उनको दूर करने का काम किया जाएगा। वहीं लखीमपुर में सपा में गुटबाजी और कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आने पर भाजपा चुभने वाला तंज कस रही। लखीमपुर अखिलेश यादव जा रहे हैं, 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर उनका है। फिर नैमिषारण्य जा रहे हैं, कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व पर वापस आते दिख रहे हैं। और उससे पहले लखीमपुर में उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं ने, जिला अध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया। देखिए, हम लोग तो पहले से उनसे कहते थे कि भाई कुछ तो जो सैफई वालों ने जो पाप किए हैं थोड़ा पूजा पाठ करिए, कुछ धुल जाए। ये तो हम लोग उनको तब से समझा रहे थे, लेकिन उनको केवल टोपी लगा करके रोज़ा इफ्तार के अलावा कुछ समझ में नहीं आता था और कभी वो जाते नहीं थे। लेकिन हमारे एजेंडे पर चल रहे हैं, हम लोगों की सलाह मान रहे हैं, तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे। अच्छा है अगर वो हिंदुत्व पे जाकर नमन करें, मंदिरों में पूजा करें। हम लोग तो इस बात को उनसे कब से कह रहे हैं। इस बीच लखीमपुर में सपा के प्रशिक्षण शिविर की तैयारियां जोरों पर हैं। लखीमपुर के आदर्श जनता इंटर कॉलेज में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होगा। प्रशिक्षण शिविर 5 और 6 जून यानी 2 दिन तक चलेगा। पहले दिन शिवपाल यादव और नरेश उत्तम पटेल कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे, जबकि 6 जून को अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। क्या नाराजगी हो गई आखिर वापस चले? ऐसी कोई विशेष नाराजगी नहीं है। कुछ आपस में जहाँ पर एक बड़ा परिवार होता है कुछ छुटपुट नाराजगी आती है, उसकी वजह से उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया है, लेकिन वो सॉल्व हो गया है। वो कल तक वो सब लोग कार्यक्रम में रहेंगे और पार्टी से जुड़े रहेंगे। सपा के प्रशिक्षण कार्यक्रम में करीब 4000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। दावा है इस बार नतीजे सपा के पक्ष में आएंगे। समाजवादी पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं को अपडेट करने के लिए शिविरों का ये चलाती आ रही है। बस परिवर्तन इतना आया है कि वो शिविर पहले मंडल स्तर पे होते थे या 2-3 मंडलों का एक साथ होता था। इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच ये है कि जिले स्तर पे इसको किया जाए और जिले पर आके कार्यकर्ताओं से रूबरू भी हुआ जाए और जो मौजूदा माहौल में जब समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में भाजपा का एकमात्र सार्थक विकल्प है तो उसको और धार देने की एक प्रयास है ये शिविर। जाहिर है सपा प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं में
जोश भरने की दिशा में आगे बढ़ रही, लेकिन पार्टी के अंदर जारी कलह सपा के लिए नई चुनौती पैदा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। माफिया मुख्तार अंसारी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। 31 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में आज फैसला आने वाला है। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट इस पूरे मामले पर फैसला सुनाएगी। अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी आरोपी पाए गए थे। भीम सिंह, राकेश, अब्दुल कलाम समेत एक अज्ञात भी इसमें पूरे मामले में आरोपी पाए गए। तो क्या कुछ है पूरा मामला, वो भी आपको बता दें। 3 अगस्त 1991 को वाराणसी में अवधेश राय की हत्या हुई थी। वैन से आए बदमाशों ने अवधेश राय पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। अजय राय ने इस पूरे मामले में मुख्तार अंसारी को मुख्य आरोपी बनाया। भीम सिंह, कमलेश सिंह, अब्दुल कलाम, राकेश नाइक भी आरोपी इसमें पाए गए। कमलेश सिंह और अब्दुल कलाम की हालांकि मौत हो चुकी है, लेकिन इस पूरे मामले पर एमपी एमएलए कोर्ट में फैसला सुनाना। बाराबंकी एम्बुलेंस मामले में भी आज अहम दिन है। मुख्तार पर गैंगस्टर लगेगा या फिर नहीं, ये भी आज साफ हो जाएगा। एम्बुलेंस प्रकरण में मुख्तार समेत 13 लोग आरोपी पाए गए थे और ऐसे में एमपी एमएलए कोर्ट में आज इस पूरे मामले पर फैसला आ सकता है। इस मामले के बारे में भी आपको बता देते हैं। मार्च 2021 में पंजाब की मोहाली जेल में बंद था मुख्तार और ऐसे में कोर्ट जाने के लिए एक निजी एम्बुलेंस का इस्तेमाल करता था। बाराबंकी ARTO में 21 मार्च 2013 को रजिस्टर्ड हुई थी एम्बुलेंस। मोहल्ला रफीनगर के मकान नंबर 56 के पते पर रजिस्टर्ड हुई थी। फर्जी मतदाता पहचान पत्र के आधार पर यह रजिस्ट्रेशन हुआ था। मुख्तार समेत 13 आरोपियों के खिलाफ इस पूरे मामले में केस दर्ज किया गया। सपा विधायक इरफान सोलंकी की आज पेशी होने वाली है। कानपुर कोर्ट में इरफान सोलंकी की पेशी होगी। महाराजगंज के कानपुर कोर्ट लेकर पुलिस आज आने वाली है। आज आगजनी और गैंगस्टर एक्ट में मामले में सुनवाई होगी। आज सपा विधायक इरफान सोलंकी का जन्मदिन भी है, तो इरफान सोलंकी के जन्मदिन के दिन आज यहां पर पेशी होने वाली है, जिसके चलते कानपुर कोर्ट लेकर पुलिस महाराजगंज से आने वाली। उमेश पाल शूटआउट केस का आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं। 100 दिन बीतने के बाद भी शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। पुलिस अब तक शाइस्ता परवीन को नहीं पकड़ सकी है, गिरफ्तार कर सकी है। ऐसे में 5-5 लाख रुपए के इनामी 3 शूटर भी अब भी गिरफ्त से बाहर है। अभी तक सिर्फ एक ही आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। अतीक की बहन आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में ये सुनवाई होगी। धूमनगंज थाना पुलिस मामले में दाखिल कर चुकी है रिपोर्ट। कोर्ट की मंजूरी मिलने पर सरेंडर कर सकती हैं आयशा नूरी। उमेश पाल शूटआउट केस में आयशा नूरी आरोपी पाई गई थी। शूटर को मदद करने के मामले में आयशा नूरी का नाम सामने आया था। तो पूरे मामले पर आज सुनवाई होनी है। कोर्ट की मंजूरी मिलने पर ही सरेंडर कर सकती हैं आयशा नूरी। में आगे बढ़ेंगे। हिमस्खलन में फंसे सभी तीर्थयात्री सुरक्षित रेस्क्यू कर लिए गए। एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों ने सभी को रेस्क्यू कर लिया। हेमकुंड यात्रा मार्ग पर अटाला कोटी के पास हिमस्खलन हुआ था। आपको बता दें, हिमस्खलन की चपेट में 5 लोग आ गए थे। एसडीआरएफ आईटीबीपी के जवानों का सर्च ऑपरेशन जारी था। ऐसे में सभी को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया। अब प्रदेश कांग्रेस में सामूहिक नेतृत्व में पीछे रहकर करूंगा सपोर्ट। कांग्रेस की सत्ता में वापसी तक नहीं थकूंगा, ना रुकूंगा। यूपी के साथ उत्तराखंड के चुनाव से कांग्रेस को नुकसान हुआ है। ऐसे में मेरी बात सुनी होती तो आज कांग्रेस सत्ता में होती। तो ये बड़े बयान हरीश रावत के। राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है और खास तौर पर हिमाचल और कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद फिर एक बार करवट ले रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरीश रावत जी। तो हरीश जी, अभी बाजुओं में बहुत जोर है। निश्चित तौर पर जिस समय तक कांग्रेस एक बार सत्ता में वापसी नहीं करती है, हरीश रावत न थकने वाला है न मेरे बाजू कमजोर पड़ने वाले हैं। जो हिमाचल और कर्नाटक के बाद जो जीत का जो सिलसिला शुरू हुआ, ये उत्तराखंड से भी हो सकता था। उससे ठीक पहले उत्तराखंड। हाँ, बिल्कुल ठीक आपने कहा। उसके 3 फैक्टर हैं। एक फैक्टर उत्तर प्रदेश के साथ चुनाव होना, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश को वर्चुअली इन्होंने हिंदू मुसलमान के ऐसे सवाल खड़े कर दिए, उसका असर उत्तराखंड पे भी पड़ता है। नंबर 2, हम कुछ चीज़ों को ठीक से सुलझा नहीं पाए। मैं अभी तक वो सामूहिक नेतृत्व को खोज रहा हूँ। जिस सामूहिक नेतृत्व के साथ हम चुनाव लड़े थे, कहाँ है वो सामूहिक नेतृत्व, उसको खोज रहा हूँ। और तीसरी बात जो है, हमने वादे किए मगर
जो एजेंडा रखा, जब मैं उस एजेंडे को रख रहा था, पर्याप्त समय पहले रख रहा था, तो उस समय हमारे साथियों ने कुछ सवाल खड़े कर दिए, और जब तक हम लोग सहमत हुए और हमने उसको अपने एजेंडे का पार्ट बनाया, तब तक आधा चुनाव निकल गया और हमारे वादे, हमारी बातें लोगों तक नहीं पहुंच पाई। और आप कर्नाटक देखो, हिमाचल ने उसी ओल्ड पेंशन स्कीम को, उसी गैस सिलेंडर को, उसी बिजली को, उन्हीं युवाओं को, पैसे को, महिलाओं के लिए सुविधाओं को अपना आधार बनाया, जिनको हम कह रहे थे। मतलब आपका कहना यह है कि काम होना भी चाहिए और होते हुए दिखना भी चाहिए। जो नहीं दिखा उत्तराखंड में, कर्नाटक और हिमाचल में दिखा सामूहिक नेतृत्व। हाँ, वहाँ कांग्रेस के लोगों ने संजीदगी दिखाई कि जहाँ लोग होंगे, व्यक्तित्व होंगे, तो सवाल उठते हैं, उनके सबके समर्थक होते हैं, उनकी आकांक्षाएं भी होती हैं, लेकिन वहाँ की लीडरशिप ने उस चीज़ को मैनेज किया और शायद हम ठीक से मैनेज नहीं कर पाए। ये आपने कहा कि मैं उस सामूहिक नेतृत्व को ढूंढ रहा हूँ जो कर्नाटक और हिमाचल में अपनी क्षमता को साबित कर पाया, तो अभी जो नेतृत्व है वो सामूहिक नहीं है। इसीलिए तो हमने चतुर्भुज नेतृत्व कहा। उसमें जो है पहले एक अनचाही भुजा मैं भी हो जाता था, मैंने अपने को पीछे कर लिया। मैंने कहा भाई हमारी कोई अब आकांक्षा नहीं है, हम पीछे से कार्यकर्ता के तौर पर काम करें। चुनाव से पहले की जो प्रक्रिया होती है, यानी नवंबर में चुनाव प्रस्तावित है, तो उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो स्टेट का होता है, उसको निर्वाचक नामावली का शुद्धिकरण और तमाम ऐसी प्रक्रिया होती है जो होनी चाहिए। अभी कुछ नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं कि चुनाव टालने की कोशिश हो रही है। आपने भी पिछले दिनों कहा, क्या है इसके पीछे? भाजपा बेईमान है, ये नहीं करवाएंगे। जानते हैं नगर पालिकाओं के चुनाव में हम हार रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की तरीके से खुली बेईमानी नहीं कर पाएंगे। यहाँ कांग्रेस सजग है। क्या एक नई लड़ाई कांग्रेस लड़ने जा रही है निकाय चुनाव को समय पर करवाने के लिए? मैं समझता हूँ आपके सुझाव को कांग्रेस, आपके प्रश्न को कांग्रेस को सुझाव मानना चाहिए। लोकसभा की बात करता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि टाइम उसमें भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है। इलेक्शन ईयर लगभग शुरू हो गया है। तो हरक सिंह रावत जी भी कह रहे हैं हरिद्वार से चुनाव लड़ना है। हरिद्वार आपकी पुरानी कर्मस्थली और राजनीतिक क्षेत्र, और वैसे तो पूरा राज्य ही है। तो आप की तरफ से ये भी एक बातें आ रही हैं कि जब वो वापसी हुई थी उनकी कांग्रेस में, तो 2 शर्तें हुई थी कि 2 चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक ये शर्त भी हुई थी, क्या ये सच है? इस पर मैं कोई बात, देखो पार्टी की बातें मैं मीडिया में डिस्कस नहीं करता। जो हकीकत है वो सब जानते हैं। और एक यूनिफॉर्म फार्मूला है। जिन लोगों ने 2016 के अंदर सरकार गिराई, उन्होंने लोकतंत्र के साथ भी ज्यादती की, कांग्रेस के साथ भी ज्यादती की। कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। यदि वो ऐसा नहीं करते तो कांग्रेस आज भी, उस समय भी सत्ता में होती, आज भी सत्ता में होती। तो कम से कम ऐसे लोगों को जो है एक बार प्रतीक्षा करके कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए काम करना चाहिए। और जब काम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो है चीज़ें समय माफ करता है। धन्यवाद हरीश जी, आपने समय दिया। तो ये थे हरीश रावत जी। उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की है, स्मार्ट सिटी से लेकर निकाय चुनाव से लेकर 2024 की क्या तैयारी है और सरकार को क्या करना चाहिए, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है। तमाम मुद्दों पर उनसे बहुत विस्तार से बात हुई है। अपने सहयोगी कैमरामैन मनबर रावत के साथ मुनि की रेती से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठौर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।